आज हमें खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका रिकाउंटिंग का फैसला दिया है। हमको ये उन्होंने आरओ ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे, और जो अनयूज बैलेट्स हैं, ये हर ऑडिट में ये होता है कि जो अनयूज बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए। बोला वो नहीं गिनने देंगे। उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएं। तो फिर हम निकल गए, हमने उसके ऊपर साइन करके एप्लीकेशन भी दे दिए, हम इलेक्शन कमीशन को भी देंगे। पहला बैग खुला तो उसमें सील नहीं थी कि हर बैलेट पेपर के पीछे आपको इल्म होगा प्रिजाइडिंग स्टाफ के किसी मेंबर के दस्तखत होते हैं बैलेट पेपर के पीछे, और जो काउंटर फॉइल है उसके पीछे भी साइन होते हैं। उन्होंने इसको भी डिनाई कर दिया। तो सवाल ये है ये किस किस्म की रिकाउंट है? आज भी क्या हुआ है वही ड्रामा जो हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो इनसे हजम नहीं हो रही, और आज सुबह आकर उन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया। और जो है रिकाउंटिंग पे जी ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। वो तो इलेक्शन के अमले ने कहा कि भाई जो रिकाउंटिंग है उसका प्रोसेस, उसका तरीक़ेकार ये है, उस पर हम कर रहे हैं। अब ये धौंस धांधली और इस तरह का प्रेशराइज करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को भी कि वो उसको यरगमाल बना लें। कोरोना का जो केसेस है इनको नीचे लेके आना। जो सीन हिंदुस्तान में आजकल दिल्ली में और उनके बड़े शहरों में अस्पतालों का जो हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम से ताकीद करूँगा कि अल्लाह ने हमें पहले दो जो कोरोना के वेव्स आए बनिस्बत बाकी दुनिया के, अल्लाह ने हमारे पे बहुत करम किया, और अब हम तीसरे एक बड़े ख़तरनाक वेव में हैं। तो मैं सबसे ताकीद करूँगा कि मास्क पहनें। इन्हें 249 ज़िमनी इलेक्शन में रीपोलिंग के फैसले से मुस्लिम लीग नून को मिलने वाले सुकून का सांस ज्यादा तवील न रह सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने रिकाउंटिंग शुरू होते ही इसका बॉयकॉट कर दिया, जिससे एक मरतबा फिर हल्के के अवाम की नुमाइंदगी का अमल शुकूक व शुबहात का शिकार होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के आगाज के साथ ही तालिबान की जानिब से दूसरे बड़े डैम और मगरबी सूबे के दो बड़े शहरों पर कब्जे ने अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में भारतीय मुदाखलत के पाकिस्तानी तहफ्फुज़ात दूर किए बगैर अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के ताउन का मुतालबा क्या पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल होगा? और ईद के दिन करीब आते ही सड़कों और बाजारों में अवाम का रश कोरोना केसेस में इजाफे को दावत देने लगा है। क्या अवाम की गैर संजीदगी से हुकूमत को ईद पर लॉकडाउन पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालात पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का पहला सवाल है NA 249 दोबारा गिनती, पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातों का बॉयकॉट। क्या तमाम पार्टियां इस बॉयकॉट के बाद नतीजा तस्लीम कर लेंगी? दूसरा सवाल है तालिबान की अफगानिस्तान में कार्रवाइयां, अमरीकी इनखला के बाद अफगान अमन अमल कैसे मुमकिन होगा? और आज का तीसरा सवाल है मुल्क में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल, इस सूरत हाल को हुकूमत कैसे काबू करेगी? ये वो आम सवाल हैं जिन पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए, जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 5वें नंबर पर है। फिर PTI किस उम्मीद पर इन इंतखाबात को कलअदम करार देने और रीपोलिंग का दावा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, 5वें नंबर पे भी जो होना है उसके अंदर भी कोई ना कोई वजह तो हो सकती है, जबकि पोल्स जो हैं, जो इलेक्शन से 3 दिन पहले तक के 3 पोल्स आए हैं, उनके तमाम के नताइज के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे थी, सबसे ज़्यादा आगे थी। एक में PMLN
नंबर 2 पे थी, 2 में पीएसपी नंबर 2 थी। तो कुछ ना कुछ तो बैठे बैठे रातों रात हो नहीं सकता। पोल्स का मार्जिन ऑफ एरर 2 था। चलिए इसको एक तरफ रख देते हैं। इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर हर शहरी को एतराज़ करने का हक है। हम तो एक सियासी जमात है, हमारे लिहाज से ये अमल शफाफ नहीं था और आज की ये गिनती भी शफाफियत के अमल के खिलाफ थी। इससे कि सबसे अहम जो फॉर्म होता है वो रिकन्सिलिएशन ऑफ वोट्स का होता है, फॉर्म 46, और वो फॉर्म देने के लिए तैयार नहीं हुए कि कितने वोट थे, कितने वोट ने वोट किया, कितने वोट कैंसिल हुए और बाकी जो वोट नहीं थे वो भी उस थैले में मौजूद होने चाहिए और वो सारे रिकंसाइल होने चाहिए। जब वो रिकंसाइल हो जाते हैं तो उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। पहला थैला जैसे ही खुला वो उसकी सील नहीं लगी थी, उसके अंदर सील भी नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज है कि उसके अंदर जो बैलेट निकल रहे थे कि ऊपर पीछे जो है सिग्नेचर भी नहीं था, मोहर नहीं थी। तो ये कैसी बैलेट पेपर होगा जिसके पीछे मोहर नहीं, उसको आप काउंटिंग में कैसे ले सकते हैं? तो पहले तो आप वोट को आइडेंटिफाई। इससे पहले जब आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि 5वें नंबर पे भी अगर पीटीआई आई है तो जाहिर है आपने कहा कि आपको तहफ्फुज़ात हैं इलेक्शन की शफाफियत पर, लेकिन जब 249 का ज़िमनी इलेक्शन होता है तो अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि उन्हें बाज़ दफ़ा रिकंसिडर करना पड़ता है टिकट्स देने के फैसलों को, और वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा गलतियां होती हैं उनसे टिकट्स देने के फैसलों को। तो क्या अमजद आफरीदी साहब को टिकट देना फैसल वावडा साहब की जगह, और ख़ासतौर पर जब लीड 2018 में भी कम थी आपकी, बहुत कम मार्जिन था आपकी जीत का, तो क्या ये फैसला दुरुस्त था टिकट देने का उन्हें? मेरे ख्याल से हमारे पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला किया, उसके बाद उसके ऊपर एक रिव्यू कमेटी बैठी, उसने भी उस फैसले को इंडोर्स किया। तो इसके ऊपर तो कोई होना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने इस पे एतराज़ किया मेरे ख्याल से उन्होंने पार्टी के डिसिप्लिन को वायलेट किया। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने टिकट्स पर नजरसानी या टिकट देने में गलत फैसलों का एतराफ़ किया था, उनका ताल्लुक आफरीदी साहब से नहीं था? मेरे ख्याल से तो नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर दोस्तों नकीब साहब, इससे पहले कि दीगर मेहमानों की तरफ मैं जाऊं, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, मंदो खेल साहब ने भी ये कहा, आज भी पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत की जानिब से, कि 249 में जो भी अब तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उसमें नून लीग और पीटीआई एक साथ हैं। बात ये जो बात गलत है, अगर दिन सूरज निकला हुआ है और मैं भी कहूँ सूरज निकला हुआ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी कहते सूरज निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये कोई है कि हम साथ दे रहे, सूरज तो निकला हुआ है। ठीक है। तो ये मिसाल तो मुझे उनकी समझ में नहीं आई। हैरानी की बात ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोई स्पोक्स पर्सन आया नहीं इस बात को डिफेंड करने के लिए कि फॉर्म 46 क्यों नहीं दिखाया जाए, ये बताने नहीं आया कि बैक सील क्यों नहीं था। ठीक है, फिर दोस्तों में हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से निहाल हाशमी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा ने। आप दोनों अहबाब का बेहद शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, जब इलेक्शन कमीशन का फैसला ही वाज़े तौर पर यह था कि दोबारा गिनती होगी और दोबारा गिनती शुरू भी हो गई, तो फिर बॉयकॉट क्यों किया गया दोबारा गिनती का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन रिकाउंटिंग के कुछ वो रिक्विजिट होते हैं, कुछ मैंडेटरी रिक्विजिट होते हैं जिसको आपको करके, ये थोड़ी होता है कि 1 से लेकर 100 तक आपने पहाड़ा पढ़ना है। उसमें देखा जाता है कि जहाँ से वोट आए हैं वो सेफ और सिक्योर थे कि नहीं थे, उसके जो थैले हैं उस पर जो सील लगाया गया था वो सेफ़ और सिक्योर थे कि नहीं थे। अब वो सील ही अगर टूटी हुई हो और 3 दिन गुजर चुका हो और थैला सेफ कस्टडी में ना हो तो फिर शकूक व शुबात तो जन्म लेता है। और ये सिर्फ PML ने नहीं किया, ये दीगर लोगों ने। फिर अगर दीगर पार्टियों ने ये इल्ज़ामात आयद किए हैं या उनके ये शिकायत है कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिया गया था फॉर्म 45 और फॉर्म 45 और फॉर्म 46 को टैली करना है आपस में, कि दोनों में जो रब्त एक होना चाहिए। देखिए ना, आप जब कंपाइल करते हैं तो फिगर्स एक जैसी आनी चाहिए, रिजेक्टेड वोट के भी और सिलेक्टेड वोट के भी वेरीफाइड होनी चाहिए। फिर ये देखा जाता है कि स्टैंपिंग कहाँ पे लगी है, प्रॉपर लगी। मैं समझता हूँ इन सारे मसलों का एक हल है, इस पे ज़्यादा बहस करने के बजाय कि हम इस इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करें कि इसकी फ्रॉन्जिक ऑडिट कराया जाए रिकाउंटिंग के साथ साथ। फ्रॉन्जिक ऑडिट के माने ये है कि कितने बुक इशू हुए थे, कितने बुक इस्तेमाल हुए, उसके काउंटर फाइल में क्या नंबर दिया गया और जो गिनती की जा रही है वोट वही उस काउंटर फाइल से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो थंब इम्प्रेशन है उसका शनाख्ती कार्ड से
एक साथ मिल रहा है कि नहीं। ये तो नहीं कि कहीं पे कोई बैठ करके प्रिजाइडिंग अफसर के सुपरविजन में, क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसर 10 घंटे बाद रिजल्ट देते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर मुस्लिम नून और दीगर पार्टीज को ये तहफुजात हैं कि जब डब्बे या थैले सामने आए, आज सुबह तो उनकी सील खुली हुई थी, जिससे इंतखाबी जो रिकॉर्ड है उसकी हिफाजत पर भी, उसके महफूज रहने पर भी सवालात उठते हैं, फिर गैर तस्दीकशुदा फॉर्म 45 मौजूद थे, तो ये बेज़ाब्तियाँ तो फिर वाजे हैं। फाफिन भी इन बेज़ाब्तियों का जिक्र करता है, तो फिर आप क्यों नहीं सपोर्ट करते इनके इस मुतालबे को, रिकाउंटिंग के और अब फ्रांसिक के भी? आपकी जानिब से क्यों मुखालफत की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है शायद आपके पास मुकम्मल हकायक नहीं है। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त जब तक इनकी थोड़ी बहुत लीड चल रही थी, इन्होंने किसी भी पोलिंग स्टेशन पे किसी भी किस्म की कोई धांधली की शिकायत नहीं की, ना PMLN ने ना PTI ने। ठीक है, जब इन्होंने देखा तकरीबन गिनती के बाद, जब तकरीबन कोई 2:30 पौने 3 बजे की बात है, जब इन्होंने देखा कि ये इन दोनों को शिकस्त हुई है, उसके बाद इन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि जी धांधली हुई है। उससे पहले पूरा दिन किसी भी पोलिंग स्टेशन किसी भी कैंडिडेट ने ये एतराज़ नहीं उठाया। चलें यहाँ भी बात छोड़ दें। उसके बाद जब इन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी और जब वो रिजेक्ट हुई, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंची, इनके वकील ने, मफ्ता इस्माइल साहब की मैं बिलखुसूस बात करूंगी, उन्होंने जब वहाँ पर एतराज़ात उठाए तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा कि जी आपका स्पेसिफिक एतराज़ क्या है। उन्होंने कहा कि जी हमारा स्पेसिफिक एतराज़ यही है कि हम रिकाउंटिंग चाहते हैं जी, और हमारी दरख्वास्त भी यही है। उसके ऊपर जो भी उन्होंने फैसला दिया वो आपके सामने है कि रिकाउंटिंग होगी। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक फॉर्म 45 का ताल्लुक है, फॉर्म 46 का ताल्लुक है और दीगर जो बातें अभी की जा रही हैं, ये बात की बातें। आज रिकाउंटिंग जब शुरू हुई तो तमाम जमातों ने उसका बायकॉट किया। हालांकि हमारे पास ये अख्तियार था कि जब हम इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ फैसला दिया कि जी दोबारा से रिकाउंटिंग होगी, तो हम इसके खिलाफ आगे ट्रिब्यूनल में जा सकते थे, लेकिन हमने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हमने कहा ठीक है आप रिकाउंटिंग करवा लें। जहाँ आपने ये बात की ना कि हमें क्यों एतराज़ है, हम तो एतराज़ उठा ही नहीं रहे। इनकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर हुई रिकाउंटिंग है, हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह रिकाउंटिंग करवा लें। आज जब रिकाउंटिंग होनी थी तो उन्होंने फिर एक और शोर शराबा किया कि जी वो एक बैग की सील टूटी हुई है, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तमाम का तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास था, पीपल्स पार्टी के पास नहीं था। और आपको याद होगा कि यानी आज सील सारे थैलों की महफूज हालत में थी आपके मुताबिक? एक सेकंड मुझे जवाब मुकम्मल करने दीजिए। 2 या 3 रोज मुकम्मल। आपको याद होगा कि इनकी तरफ से एक बयानिया आया जो अखबारों में भी छपा, PMLN की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी तमाम जो रिकॉर्ड है और वोट्स हैं वो फौज के हवाले कर दी जाए, फौज की तहवील में दे दी जाए जी। एक तरफ उनका बयानिया ये है कि फौज को किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए इलेक्शंस में, दूसरी तरफ ये उसके बरक्स कहते हैं कि जी ये फौज की तहवील में दे दी जाए। तो ये जो बयानिया ये क्रिएट कर रहे थे, जो आज जो इन्होंने सुबह ये एक तमाशा डाला है कि जी इन्होंने बायकॉट किया, ये पहले ही ये 2 दिन पहले से इस पे इन्होंने शुरुआत कर दी थी। निहाल हाशमी साहब, जिस बात का जिक्र अभी शर्मिला फारूकी साहिबा कर रही थी, ये वो तनकीद है जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पर हो भी रही है। जब इलेक्शन वाले दिन हमने भी आपसे गुफ्तगू की थी, गालिबन जब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी था, तो आप तकरीबन अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। तब गैर तस्दीकशुदा फॉर्म 45 का सवाल क्यों नहीं उठाया गया? क्या सिर्फ खास पोलिंग स्टेशन से आपको इतराज है? तो फिर सिर्फ उन्हीं पोलिंग स्टेशन का जिक्र करें आप। नहीं, इसमें 2 इतराज़ात हैं जो शर्मिला साहब ने इजाफी बातें। आप मुझसे सवाल करें, किससे कर रहे हैं? निहाल हाशमी साहब से। देखिए, इसमें जो बुनियादी चीज़ है उन्होंने जो बात की वो ठीक है कि 2:30 बजे तक तो हम जीत रहे थे, 2 बजे और 2:30 बजे तक तो हम जीत रहे हैं जनाब, जहाँ पे काउंटिंग ठीक हो रही है। मगर ये 10 घंटे की जो तवील मुसाफत थी, उसके बाद जो प्रिजाइडिंग अफसर साहबान या जो दीगर लोग मिले हुए थे, और वो प्रिजाइडिंग अफसर जो सिंध गवर्नमेंट के सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं और ख़ास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हम उस पर क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट्स को आपने दस्तखत नहीं किया करवाया उनसे, और उनको आपने फॉर्म 45 नहीं दिए। तो ये तो मैंडेटरी, और आज हमने कोई गलत बात नहीं की। हम आज भी इस बात पे हैं कि आप काउंटिंग प्रॉपर कराएं, जो प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट यह है कि सील लगे होने चाहिए, प्री रिक्विजिट यह है कि काउंटर फाइल होनी चाहिए, प्री रिक्विजिट ये है
कि आप दोनों जो वोट्स हैं उसको कंपेयर करें कि कितना आप इशू करके लाए थे और कितना कहाँ कितने वोट पड़े और कितने बुक्स हैं उसमें काउंटर फाइल कितने, ये प्री रिक्विजिट इशू है जो इन्होंने नहीं किया। अब हम ये चाहते हैं कि आप इसके चलें, अगर कोई भी जीत जाए हमें एतराज़ नहीं है, मैंडेट जिसका हो उसको जीतना है, हम उनको मुबारकबाद देंगे। तो बेहतर है कि हाथ कंगन को आरसी किया, आप एक काम करवा लें, आप इसकी फ्रॉन्जिक करवा लें, फ्रॉन्जिक, उसमें पता चल जाएगा कि जो गुल खिलाया है निहाल हाशमी साहब आपकी दरखास्त पहले भी मुस्तरद हो चुकी हुई है। देखिए इसमें है ये फ्रॉन्जिक का कि थप्पे किसने कहाँ पे लगे, कितने बजे रात को लगे, कब डब्बा आपके थैली को खोले गया और उसमें भर दिया गया, ये देखना ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा वोट कितने पड़े हैं, जो वोट कटे हैं, जो इन लिस्ट है जितने वोट पड़े हैं उससे ऊपर कितने वोट डाले गए, ये अगर अच्छा। फिर जहाँ तक रह गया फौज की बात नहीं की थी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि रेंजर्स को दिया जाए, और रेंजर्स जो है ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने फौज की बात की थी, शायद खाकान अब्बासी साहब ने बाद में मजम्मत की थी, उन्होंने कहा था वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। फिरदौस तमीम नकवी साहब, क्या आप मुत्तफिक हैं निहाल हाशमी साहब जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ पेश करें कि फ्रॉन्सिक ऑडिट होना चाहिए वोटों का, या आपका मुतालबा अभी भी यही है कि रीपोलिंग होनी चाहिए? देखिए मैं ये समझता हूँ कि निहाल हाशमी साहब की एक बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट्स काउंटिंग से पहले, जिसमें फॉर्म 46, फॉर्म 45 दोनों की टेबुलेशन से स्टार्ट होके वैलिड नंबर ऑफ वोट्स का एसर्टेन होना चाहिए फॉर ईच पोलिंग स्टेशन एंड फॉर ईच बैग जो उसमें रखा गया, कि इस थैले के अंदर से 212 वोट निकलेंगे जो कि वैलिड है। और पहली चीज तो यह है कि 212 ही निकलने चाहिए, अगर उसमें 212 से कम निकले तब भी गड़बड़, 212 से ज्यादा निकले फिर भी गड़बड़। तो हर थैले से खुलने के पहले ये, और जो बकिया किताब के अंदर लेट से कि 3 किताबें 100 वोट की थी, तो वो किताब भी दिखा दी जाए कि ये तीसरी किताब के देखिए जी 88 वोट जो है मौजूद है इंटैक्ट किताब के अंदर, और इसके अलावा जो बाकी किताबें वो भी ये मौजूद है जिसमें से कोई सफा नहीं फटा हुआ, सब लोग चेक कर लो। ये तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है। जब ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं स्टैब्लिश किया जाएगा तो उसके बगैर काउंटिंग का कोई मतलब नहीं, तो काउंटिंग इज यूजलेस। ठीक है, अब ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है। जहां तक ताल्लुक इसका है कि इस इलेक्शन में गड़बड़ हुई, मैं तो कराची के जितने इलेक्शन देखते आया हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। जिस जमाने में MKM अल्ताफ की लाठी चल रही थी, हमने अपनी आंखों में उसके सामने ठप्पे लगते देखे, रेंजर्स बाहर बैठी होती थी, ये कहती थी हम अंदर नहीं जा सकते। 2013 का इलेक्शन वीडियोस दिखा दी, सब कुछ ठीक है। फिरदौस साहब हमारे साथ ही रहेगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, जब इंतखाबात पर, इस ज़िमनी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात दीगर तमाम जमातों के एक जैसे हैं और वो सब इसकी शफाफियत पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से सिर्फ नून लीग और PTI पर क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इकट्ठे हो गए हैं और वो एक पेज पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं? कादिर मंदोखेल साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया, आपकी दीगर क़यादत की जानिब से भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इनके इत्तेहादी MQM भी रिजर्वेशन रखती है। जी शर्मिला साहबा, देखिए मसला पता है क्या है, इन सबको तकलीफ किस बात की, इन सबको तकलीफ इस बात की है कि पीपल्स पार्टी ये सीट कैसे जीत गई। इनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए और इस बात पे गौर व फिक्र करनी चाहिए कि PTI के 35,000 से वोट जो हैं वो आधे होके 15,000 रह गए, 7,000 9,000 हो गए। और PMLN को इस बात पे दुख करना चाहिए कि इनके 35,000 से वोट कम होके आधे रह गए, 15,000 पे आ गए। इनको इस पे गौर फिक्र करना चाहिए, इनको इस पे देखना चाहिए कि आखिरकार हुआ क्या इस हल्के के अंदर, इन्होंने किया क्या इस हल्के के लोगों के साथ। वो तो वोटिंग टर्नआउट भी कम था शर्मिला साहब, PTI की थी। फैसल वाडा साहब अपने हल्के के अंदर लोग जब इनका साथ हिसाब 40% टर्नआउट के ऊपर के नंबर को 20% से कम के टर्नआउट से कंपेयर कर रही है। ये इनके ज़हनी हालत की पहले भी यही हालात इनके चलते। शर्मिला साहिबा, अगर आपको आवाज आ रही है तो फिरदौस साहब यही आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये जो आप फिगर्स कंपेयर कर रही हैं, ये तो आप मुख्तलिफ टर्नआउट्स के फिगर्स कंपेयर कर रही हैं। आपको आवाज आ रही है शर्मिला साहिबा, तो आप जवाब दीजिएगा कि जब तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात एक जैसे हैं तो फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से सिर्फ नून लीग और PTI को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है कि वो इकट्ठे हो गए हुए हैं? देखिए सादुल हसन साहब, पीपल्स पार्टी किसी को सिंगल आउट नहीं कर रही है।
ना हमें जरूरत है। हम ये सीट जीत चुके हैं। इन्होंने दरखास्त दी कि रिकाउंटिंग हो, रिकाउंटिंग भी हो रही है, उसका भी फैसला आ जाएगा एक आध रोज के अंदर। उसके बाद इनको किसी और चीज के ऊपर इसको चैलेंज करना है, वो भी चैलेंज कर लें, हम वहां भी अपना मुकदमा लड़ेंगे। हमें किसी से डरने की, हमें किसी किस्म की कोई घबराहट की, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी है ही नहीं। परेशानी इनको है, और परेशानी इनको ये है कि इनके वोट कम कैसे हो गए, ये सीट इनके हाथ से कैसे निकल गई। और मैं इसी का जवाब दे रही थी कि पीटीआई फैसल वाडा साहब जो इस हलके से जीते हुए थे, उनको इस हलके में, इस हलके की आवाम ने जीतने के बाद नहीं देखा। जब वो गलती से एक बार यहाँ पर आए और उनसे लोगों ने पूछा कि जी हमारे हलके के पानी का मसला हल करें, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी से मिनरल वाटर की बोतलें निकाल के इनको पिला दो। ये उनका रवैया था। 35 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको दिए, वो कहाँ लगे हमें नहीं पता। उसके बाद वो नाअहल होते होते उन्होंने अपनी जान छुड़ाई, इस्तीफा दिया और फिर उनको सेनेट की सीट से नवाजा गया। ये पूरी कहानी है इनकी। ठीक है। जहां तक ताल्लुक है पीएमएलएन का, वो पहले ही 2018 में भी यहाँ से हारे हुए थे और उस वक्त भी इन्होंने इस बात को चैलेंज किया था, इनको कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। लेकिन अब इनको ये जरूर सोचना चाहिए कि इनके 35,000 से वोट कम होके 7-7,500 कैसे हो गए, और पीटीआई जो ये हल्का जीती हुई थी उनकी वो किस तरीके से हार गई। पीएमएलएन को ये सोचना चाहिए कि उनके वोट इतने कम कैसे हो गए। ठीक है, शर्मिला साहब हमारे साथ रहिएगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अगर 2018 में ये सीट आपने जीती थी, फैसल वावड़ा साहब फिर वजीर भी बने, लेकिन इस पूरी इलेक्शन मुहिम के दरमियान अवाम की जानिब से यही शिकवे सामने आते रहे कि उनके पानी के मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, अस्पताल अपग्रेड नहीं हुए, तो फिर काम नहीं किया तो फिर वोट नहीं पड़े, शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। देखिए, पहले तो जो एरोगेंस है, जो तकब्बुर है इनके रवैये में, उसके बाद तो मेरे ख्याल से जो 13 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं और कराची को बर्बाद कर रहे हैं, वो किसी के काम करने की क्या बात करें। ये जितने इशूज मेरे भाई साहब आपने बयान किए, पानी का इशू क्या फेडरल गवर्नमेंट सॉल्व करेगी? क्या एमएनए का इशू है? सड़कें टूटी हुई हैं तो वो क्या एमएनए का इशू है? अगर सीवरेज के पाइप उबल रहे हैं या है ही नहीं मौजूद उस हल्के में, तो इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, बल्दियाती हुकूमत की है, किसकी है? देखिए, फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैंडेट आपको मिला, लोगों ने वोट आपको दिए, तो क्या मसला हल करने के लिए फैसल वावड़ा साहब एक दिन भी वज़ीर आला साहब से मिले, उनसे कहा कि सिंध हुकूमत कोऑपरेट करे और ये मसाइल उनको हल कराए? जी देखिए, बात सारी है कि वज़ीर आला साहब से मिलना जरूरी हो या ना हो, पहली चीज तो ये देखिए कि 13 साल से ये लोग हुकूमत है। कराची के अंदर कोई निज़ाम किसी जगह भी दुरुस्त है? कोई एक मॉडल यूसीबी तैयार हुई भी है? क्या किसी हलके के अंदर कूड़ा पूरा उठता है? क्या बसें इस शहर के अंदर कोई नई बस चलती हुई नजर आती है? देखें तो इस शहर का हाल और बर्बादी और पूरे सूबे की हर चीज में ये है वो परफॉर्मेंस जिसके ऊपर मंदोखेर को वोट दिया गया। उस हलके के अंदर जितना भी काम हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा साहब ने जो पैसे लगाए हैं उससे गली सड़कें बनी है। जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है उसके बाद एक इलेक्शन की धांधली और शुरू हुई। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, फिर सवाल तो यहाँ पर उठता है कि अगर 2018 में आपको सीट देने के बाद ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने पीपल्स पार्टी को सीट दी है, तो फिर ये तो पीटीआई की कारकर्दगी पर भी तो सवाल उठता है कि 2.5-3 साल में आपने भी सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। ब्रादर मोहतरम, मैंने आपसे गुजारिश शुरू में की थी, फिर याद दिला देता हूं, निकाल लीजिए 3 पोल्स। अगर आप स्टैटिस्टिकल पोलिंग पे यकीन नहीं रखते तो वो दूसरी बात है। मैं उन लोगों में से हूं जो स्टैटिस्टिकल पोलिंग पे यकीन रखता है। इतना वेरिएंस पॉसिबल नहीं है। अगर इतना वेरिएंस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 6-7वें नंबर से उठ के उन्हीं ने कौन से ऐसे तीर मार दिए इलाके के अंदर कि सारा इलाका जो है। निहाल हाशमी साहब से मुझे सवाल करने दीजिएगा। निहाल हाशमी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने तो खुशाब की मुबारकबाद दे दी है शहबाज शरीफ साहब को, फिर आप भी दिल बड़ा करें, 249 की मुबारकबाद दे दें पीपल्स पार्टी को, क्योंकि ये मामला तो अब डेडलॉक का शिकार दिखाई दे रहा है।
देखिए, हम तो ये कहते हैं कि हम हमेशा खुशामदीद भी कहेंगे और जो भी जीतेगा उसको मुबारकबाद देंगे। खुशाब में तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने सारे घोड़ों को अपने से आगे लगाया हुआ है, माशाल्लाह वो सबसे आगे, सबको उन्होंने अपने आगे लगाया हुआ है। यहाँ आप शर्मिला बीबी से पूछ रहे थे कि क्यों जीते, टेक्निकल बात थी कि आपको इतराज़ क्या है, मगर वो यहाँ वहाँ हमारी कारकर्दगी, हमारी गलतियाँ, हमारे वोट डिक्लाइन बता रहे थे। बात ये, मैं एक बुनियादी बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस हलके में 23 या 24 हाइड्रेंट है, 1 या 2 सरकारी हाइड्रेंट्स हैं, बाकी जो 22 हैं वो पीपल्स पार्टी के मंजूर नज़र लोगों की है। पानी तो उस हलके में आ रहा है मगर वो पानी बिकता है हाइड्रेंट के थ्रू टैंकरों से, लोगों के पाइपों में नहीं आता है, और ये 13 साल में ये पाइप में नहीं ला सके। आप वहाँ पे किसी आदमी से भी जाके पीपल्स पार्टी के बारे में पूछ लें, आपको पता चल जाएगा उनकी कारकर्दगी कितनी ज़बरदस्त है। उनकी कारकर्दगी वहाँ पे जीरो रही है। और जो आखिर में मुझे ये बताइएगा कि करना चाहता हूँ बार इलेक्शन कमीशन अगर अपना फैसला वही रखता है, वोटों की दोबारा गिनती के बाद भी फैसला तब्दील नहीं होता, क्या आप तस्लीम करेंगे फैसला? देखिए, वोटों की प्रॉपर गिनती होगी, हम फैसला तस्लीम करेंगे, सरेखम तस्लीम करेंगे, उनको जाके मुबारकबाद देंगे, अपनी गलती मान लेंगे। मगर अगर गिनती प्रॉपर नहीं हो, प्री रिक्विजिट कंडीशंस को पूरी ना की जाती हो और सिर्फ आई वॉश के लिए किया जाता, हम अकेले नहीं कर रहे, पीएसपी भी कर रही, एमक्यूएफ भी कर रही, टीपीएल भी कर रही, हर पार्टी मां सिवाय पीपल्स पार्टी के। हम ये कह रहे हैं कि हाँ, दिन के वक्त धांधली नहीं हुई, मगर पोलिंग बंद होने के बाद और 4 बजे सुबह तक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास थैले थे, जो मोहर थे, जो वोटर बैलेट पेपर्स थे, उसके साथ क्या सलूक किया गया, और वो सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिंध हुकूमत के चुनिंदा लोग लगाए गए थे। और आज भी जब पोलिंग रिकाउंट हो रहा था तो बाहर के सूबों से नहीं बुलवाया गया, हैदराबाद का रिटर्निंग आर को लाके लगा दिया गया। हमेशा तरीक़ेकार ये होता है किसी और सूबे से लाके लगाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और अपनी पार्टीज के मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। दीगर इश्यूज़ पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के फैसले और अमेरिकी फौज के इनखला के अमल के आगाज के बाद से अफगानिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान पर उसके क्या असरात रूनुमा होंगे, मजबूती तौर पर खित्ते पर उसके क्या असरात होंगे, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम सहगल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अमरीकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में क़याम अमन कैसे मुमकिन होगा? मुश्किल है जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जितनी भी अपोजिंग पार्टीज़ हैं उनके अंदर सबसे बड़ी पार्टी है वो अफगान गवर्नमेंट है। अफगान गवर्नमेंट की अभी भी उनकी जो अथॉरिटी है वो काबुल से ज़्यादा नहीं हो सकती, और अफगान जो फ़ौज है उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत इंटरमिटेंट है। और पिछली दफ़ा भी इनकी हिस्ट्री यही है कि जब सोवियत यूनियन ने भी अच्छी तरह फौज एक रेज किया था उनका, लेकिन वो जब मुजाहिदीन आए थे तो ये फौज तितर बितर हो गई थी और ज़्यादातर मुजाहिदीन को ज्वाइन कर दिया था। और यहाँ पर डिफरेंट फैक्शन जो हैं वो उनकी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो है वो ये है कि उज़्बेक अपनी एक वो है, जो ताजिक है उनकी अपनी है, जो पख्तून एलिमेंट है वो डिवाइडेड है एट द मोमेंट। एक एलिमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ अमन में रहे, दूसरी एलिमेंट ये है कि वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। बहुत चीज़ें वो माइनॉरिटी में है लेकिन है। तो आई थिंक अगर देखा जाए तो इन द मीन टाइम तालिबान कोशिश करेंगे कि वो हावी होने, अफगान गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट रजीम है वो कोशिश करेगी कि वो करने। तो इकराम सहगल साहब, इस सारी सूरत हाल में दहाला डैम और मगरबी सूबे के 2 शहरों पर तालिबान के कब्जे के इतलात भी हैं। अगर इनखला शुरू होने से पहले ये हालात हैं तो फिर इनखला के बाद क्या हालात होंगे? देखिए, मैंने ये जिक्र आपने किया कि अफगान जो आर्म फोर्सेस है वो अभी भी केपेबल नहीं है टू टेक ऑन तालिबान, और बिकॉज दे आर नॉट केपेबल और उनकी अभी भी फ्रैक्शन रिडन है। देखिए, अफगान की जो ऑफिसर कोर है वो ज़्यादातर ताजिक और उज़्बेक है,
और रैंक एंड फाइल जो है वो ज़्यादातर पहले तो ये था कि पख्तून एलिमेंट बहुत कम लेते थे, लेकिन अब काफ़ी पख्तून एलिमेंट आए हैं। उनकी वो जो होती है ना डिवाइडेड लॉयल्टी है, डिवाइडेड लॉयल्टी इन द सेंस कि वो नेचुरली वो अपने पख्तून जो लोग उनके ट्राइबल एफिनिटीज़ है उस पर जाएंगे। तालिबान की ये है कि वो ग्राउंड रियलिटी तालिबान है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर या तो अफगान गवर्नमेंट दिखाए कि भाई दे आर जेन्युइन फॉर पीस, और तालिबान ये समझे कि हाँ ठीक है हमें एक साथ मिलकर रहना है, नहीं तो फिर वापस सिविल वॉर कंडीशन हो जाएंगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी मैं समझता हूँ ये है कि जो कोशिश भी करे तब तालिबान की लीडरशिप जो उनकी ग्राउंड में जो फोर्सेस हैं जो एक्चुअली अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। इकराम सहगल साहब फिर ये बताइएगा कि ये जिस सारी सूरत हाल का आप भी जिक्र कर रहे हैं इसमें फिर अमेरिका तालिबान अमन मुआहदे के बाद तालिबान की जानिब से ये कार्रवाइयाँ क्या इस मुआहदे पर कोई मनफी असरात डाल सकती हैं? अमन मुआहदा तो उसकी एक ही देखें, आप सोचें अमन मुआहदा किसका है। अमन मुआहदा के जो पार्ट एंड पार्सल था वो दो ही उसमें फैक्शन थे। वो एक था अमेरिकन थे एक तरफ, और दूसरी और अमेरिकन नेटो को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी नेटो को काफ़ी कोई से भी नहीं था उसमें, और दूसरी तरफ तालिबान थे। तो इसके अंदर तो अफगान गवर्नमेंट को भी नहीं पहले, अफगान गवर्नमेंट को भी बाद में इन्वॉल्व किया गया और उनकी काफ़ी इस बात पर रिजर्वेशन थी। तो आई थिंक इसमें बड़ी क्लियर वो है कि एट द मोमेंट अगर देखा जाए तो तालिबान की एक ही वो है कि आप और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स की भी यही है कि किसी न किसी तरह वो डिसंगेज करे अफगानिस्तान से और वहाँ से निकल आए। वो जितनी कुछ भी बोलें, टाइम टेबल को थोड़ा सा डिले कर दिया बाइडेन साहब ने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस जब पुल आउट करेंगी तो तालिबान वहाँ पर एटलीस्ट अपने इलाकों में, मैं ये नहीं जानता कि उज़्बेक इलाके में और ताजिक इलाके में हो सके ना सके, लेकिन अपने इलाकों में जो पश्तून की ज़्यादातर है। तो इकराम सहगल साहब फिर क्या इनखला के बाद अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से शराकतदारों के दरमियान कोई हतमी फैसला भी हुआ है? देखिए, जो कुछ फैसला बाहर से किया जाएगा वो अफगान नहीं मानेंगे और कभी नहीं मानते। अफगानिस्तान की हिस्ट्री है कि वो हर वक्त जो भी उनकी भी सोल्यूशन होती है वो होम ग्रोन सोल्यूशन होती है। जहाँ उन पर कोई चीज़ इम्पोज किया जाता है वो कभी भी लास्ट नहीं करता। ये तारीख में चली आई है, जो गवर्नमेंट आए ना आए, और सदियों से ये बात चली आई। मैं समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे अफगान अगर आपस में उनको अगर फैसला कर लें कि भाई हमें अब अमन चाहिए, तो आई थिंक इसके अंदर हो सकता है। लेकिन उस अमन में अगर प्रेजेंट अफगान गवर्नमेंट चाहता है कि वो इक्वल शेयर होल्डर वो नहीं हो सकता, एक उसके अंदर वो शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन क्योंकि अगर तालिबान बोले हाँ हम अमन के लिए हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो उसके अंदर वो माइनॉरिटी के हिस्से में आ सकता है। लेकिन एज एन इक्वल पार्टनर मैं नहीं समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इक्वल पार्टनर के अलावा जो प्रेजेंट अफगान गवर्नमेंट है, ये अशरफ साहब की, ये अशरफ गनी साहब की, ये कभी नहीं। इकराम सहगल साहब, अगर इस सारी सूरत हाल में फिर पाकिस्तान की बात करें, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के किरदार को सराहा और मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के किरदार की उम्मीद भी जाहिर की है, लेकिन क्या पाकिस्तान के अफगानिस्तान में भारतीय मुदाखलत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए हैं अमेरिका की जानिब से इस मुतालबे से पहले? देखिए, एज फार एज भारत इज कंसर्न, इंडिया इज कंसर्न, वो तो अफगानिस्तान को भूल जाए। क्योंकि देखें, बात ये बड़े सिंपल है। आप ये सोचें कि जब तक अमेरिका इंडिया को इन्वॉल्व करता रहा इस प्रोसेस में, अफगान पीस प्रोसेस में, ये प्रोसेस कहीं नहीं गई। जब यूनाइटेड स्टेट्स को ये समझ आ गई कि भाई इंडिया के साथ होते हुए कहीं नहीं जाएगी, तो उनने फिर दो पार्टीज थे, यूनाइटेड स्टेट्स था, तालिबान थी, और तीसरी पार्टी जो थी वो जो फैसिलिटेट करे जो पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान ये अब विदाउट यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट इंडिया की वहाँ पर कोई वजूद नहीं है। इंडिया ने हमारे खिलाफ बड़ी अच्छी प्रॉक्सी वॉर लड़ी है। पहले तो सोवियत को इस्तेमाल किया, उनकी लाइव्स इस्तेमाल किया, उनकी मटीरियल इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ 80s में। उसके बाद जब अमेरिकन आ गए, अमेरिकन लाइव्स, अमेरिकन बोलते ना एट अमेरिकन कॉस्ट, वो हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करते रहे। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स लीव
इक्का दुक्का उनका प्रेजेंस इन द सेंस होगा, लेकिन उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं होगी टू एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। सहगल साहब, इनखला के आगाज पर गुज़श्ता चंद रोज से हम देख रहे हैं कि अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की जानिब से पाक फोर्सेस पर हमले किए गए हैं, तो क्या इनखला के बाद बॉर्डर पर इसी तरह की कशीदगी फिर जारी रहेगी? नहीं, ये आखिरी डेस्परेट है। देखें, इसके अंदर अफगान जो प्रेजेंट अफगान रजीम है बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रो इंडियन है, और वो प्रो इंडियन फैक्शन पहले भी सपोर्ट करता रहा है क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। तो अभी इनकी लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को प्रोवोक करे, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करे। पाकिस्तान को पेशेंस दिखाना पड़ता है। पाकिस्तान को मस्त से हमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आई थिंक पेशेंस भी दिखाया, लेकिन ये इनकी बोलते हैं ना कि ये इनकी आखिरी वो है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को इन्वॉल्व करे बीच में, और ये इसके अंदर ये बोलते हैं ना डेस्परेट हुए हैं। इकराम सहगल साहब, फिर आखिर में ये बताइएगा कि इनखला के बाद पाकिस्तान का सियासी झुकाव अफगानिस्तान में किस सियासी शराकतदार की जानिब होना चाहिए? मैं समझता हूँ जी, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के जो भी अफगानिस्तान रजीम होती है ना, अफगानिस्तान पीपल के, पाकिस्तान को हम इससे काफ़ी सफ़र कर चुके हैं। हमें ताजिक बिकॉज ऑफ दिस थिंग हमें बड़ा महंगा पड़ा है। हमने दुश्मनी ली अहमद शाह मसूद के फैक्शन के साथ, ताजिक फैक्शन के साथ। आई थिंक हमें एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, हमें अफगानिस्तान एज अ होल देखना चाहिए। हमें नहीं देखना चाहिए कि पश्तून कौन है, ताजिक कौन है, उज़्बेक कौन है। हमें कोशिश करना चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो, और वो अमन तब होगा जब पाकिस्तान इनके साथ इक्वली डील करेगा। अगर ये पाकिस्तान एक तरफ डील करेगा तो फिर आप वही हो जाएगी, वापस खिचड़ी बन जाएगी कि ताजिक आपके खिलाफ हो जाएगा, उज़्बेक आपके खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है हज़ारा जो बहुत बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर अपने तज्ज़िये से आगाह कर रहे। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की जानिब से एहतियात बरतने और SOPs पर अमल दरामद की तमाम तर हिदायत के बावजूद अवाम की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस की तादाद के हवाले से भी तशवीशनाक तासुरात का इजहार किया जा रहा है। ये सूरत हाल क्या है, वैक्सीनेशन के हवाले से मामलात क्या हैं, बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में मजमूई तौर पर कोरोना केसेस की सूरत हाल क्या है? क्या गुज़श्ता अरसे के लॉकडाउन और फौज तैनात करने के फैसलों के कुछ मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात ये कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं, ये आखिरी 10 दिन जो आखिरी होते हैं और फिर ईद का जो मौका होता है, इसके ऊपर लोगों का रवैया जो है वो डिटर्मिन करेगा कि आने वाले दिनों में कोरोना की सिचुएशन क्या होती है। मगर इस वक्त फिलहाल जो इकदामात लिए गए हैं, फौज को बुलाया गया है और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं मार्केट्स के ऊपर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर और बाकी जो हमारी रोज़मर्रा की जो मामूलात हैं उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, स्कूल्स बंद किए गए हैं, पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स बंद की गई हैं। तो अब ये 1-2 दिन से हमें डॉक्टर साहब, सिंध में अफ्रीकी और ब्राजीलियन म्यूटेटेड वेरिएंट के केसेस आए थे, क्या मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इस वेरिएंट के केसेस सामने आए हैं? जी 2 केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद के NIH की लैब में जहां पर इसकी टेस्टिंग हो रही है, इधर बाकी मुल्क से वहां पे सैंपल्स आते हैं, तो 2 वेरिएंट्स हमें यहाँ पर मिले हैं। एक प्रॉबेबली मियांवाली का कोई शहरी था और एक कोई शायद इस्लामाबाद का था, तो 2 केसेस। डॉक्टर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि अब तक जितने अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है उनमें से कितने केसेस ऐसे क्या रिपोर्ट हुए हैं जिनमें वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हों? नहीं जी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीरियस साइड इफेक्ट जो है वो इसमें बिल्कुल रिपोर्ट नहीं हुआ। माइल्ड सा होता है, किसी को थोड़ा सा फीवर हो गया या बॉडी एक्स हो गए, जो 1 दिन के अंदर पैनाडोल लेने से वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं। मैंने खुद दोनों डोजेस लगवाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और अभी तक वैक्सीनेशन का किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें आपने वक्त दिया। कोरोना से बचाव का सिर्फ एक ही हल है और वो है एहतियात और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।